हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपन के क्लास 10th का अपन का जो दूसरा यूनिट चल रहा है अम्ल सार और लवण के बारे में, उसका अपन ने सामान्य परिचय पढ़ लिया था। आज सेकंड क्लास है उसकी, और आज अपन पढ़ेंगे बेटा अम्ल सार और लवण, यानी तीनों के। यदि अपन क्लास यदि लंबी खींच पाए, ठीक है, तो तीनों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ पाएंगे, वरना अपन के अम्ल और सार के तो डेफिनेटली पढ़ना ही है। ठीक है, अम्ल और सार के अंदर जो भी बेटा अपन के रासायनिक गुण है, जैसे अपन के धातु से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, या धातु से क्रिया होती है तो क्या होता है अम्ल और सारों की। धातु कार्बोनेटों से क्रिया करे तो उसके साथ में क्या होने वाला है। ठीक है, तो इन चीजों को अपन बारीकी से अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा आपको मैं बता दूं, आप पेन कॉपी लेके साथ में बैठना है ताकि आप साथ साथ में नोट भी बना लो। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा, चलिए। हेडिंग लगाइए नंबर 1, अम्ल व सार की धातु से क्रिया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है बेटा, अम्ल व सार की धातु से क्रिया। ठीक है, जितने भी धातुएं हैं वो अपन के अम्ल और सार से यदि क्रिया करती है तो किस प्रकार के अपन के रिएक्ट दर्शाएगी। ठीक है, वो सारी चीजें अपन देखेंगे बेटा, और बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। अब देखो, जो अपन के अम्ल और सार है, जैसे अपन के एसिड और बेस है, एसिड एंड बेस। ठीक है, और किसके साथ में क्रिया करवानी बेटा, अपन के धातु से क्रिया करना है, यानी कि रिएक्ट विथ मेटल से, रिएक्ट विथ मेटल। ठीक है, ये अपन का आज का फर्स्ट पॉइंट रहेगा। इस पॉइंट के बारे में अपन को बेटा देखो ध्यान रखना है। जैसे अपन शुरुआत करते हैं सबसे पहले अम्ल की क्रिया करवाते हैं। अम्ल कौन कौन से होते हैं वो आपको मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बता दिया था। ठीक है, तो यदि आपने वो फर्स्ट क्लास ली है तो आपको पता है कौन कौन से अम्ल है। ठीक है, उन अम्लों की अपन को क्रिया करवानी है। ठीक है, और इसके लिए आपको एक सूत्र ध्यान रखना बेटा। सूत्र क्या लगाना है, चाहे कोई सा भी अम्ल है, ठीक है, जो आपको भी याद हो जाए, चाहे HCl हो, चाहे HNO3 हो, चाहे H2SO4 हो, कोई सा भी अम्ल हो। ठीक है, उस अम्ल को बेटा कोई सी भी धातु, ठीक है, उस धातु से यदि आप क्रिया करवाओगे, ठीक है, तो अपन को एक तो बेटा प्राप्त होगा लवण, ठीक है, और एक प्राप्त होगा बेटा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आपको यदि सूत्र याद हो गया तो आप अभिक्रिया को कर पाओगे। ठीक है, कैसे, देखो अपन एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे को याद रह गया कोई भी अम्ल, जैसे H2SO4 याद रह गया बेटा, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अब कोई सी भी धातु ले लेते हैं, जैसे धातु ले ली मैंने जिंक। ठीक है, और जब जिंक धातु ली तो अपन के बना बेटा ZnSO4 प्लस H2। देखो, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया अपन ने। जिंक आपको पता बेटा क्या है, धातु है, और जिंक सल्फेट क्या प्राप्त हो गया अपन को, लवण प्राप्त हो गया, जिंक सल्फेट लवण प्राप्त हो गया, और एक प्राप्त हो गई बेटा अपन को हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसको इस प्रकार दर्शा देंगे, यानी हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल रही है। जब अपन ने अम्लों के जो सामान्य परिचय पढ़ा था, वो सामान्य परिचय में बेटा अम्ल के अंदर मैंने एक चीज लिखाई थी कि अम्ल है जो धातु से क्रिया करते करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं बेटा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो आपको इसका विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये सूत्र आपको याद रह गया, और अम्ल आपको याद है, धातुएं आपको पता है, चाहे जिंक हो, चाहे कॉपर हो, चाहे कोई सी भी धातु हो। ठीक है, उस धातु की आप क्रिया करोगे तो सेम चीजें बनने वाली। ठीक है, देखो जैसे अपन कुछ और उदाहरण लेंगे, जैसे मैंने ले लिया HCl। HCl क्या होता है बेटा, अम्ल होता है। अम्ल की क्रिया यदि मैं करवा दूं अपन के कॉपर से, अब जरूर नहीं मैं जो कॉपर से करवा रहा हूं तो आप ही कॉपर से करो, आप जिंक से ही करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इससे प्राप्त हो जाएगा बेटा CuCl2 प्लस हो जाएगा बेटा H2। अब इसको मैंने संतुलित कर दिया 2HCl। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये कॉपर है, और इसकी क्रिया से बेटा प्राप्त होता है अपन को कॉपर क्लोराइड, जो एक लवण है, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, लवण है, और एक अपन को क्या प्राप्त हो रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जैसे कुछ और उदाहरण ले अपन, जैसे H2SO4 और ले लिया अपन ने।
H2SO4, ठीक है। इसकी करा दी बेटा अपन ने आयरन के साथ में, लोहा भी क्या धातु ही तो है, ठीक है। तो इसका प्राप्त होगा बेटा अपन को FeSO4 यानी आयरन सल्फेट प्लस H2, ठीक है ना। कहने का मतलब है आपको कोई सा भी एक अम्ल ले लेना, एक धातु ले लेनी है, ठीक है, और उसमें से बेटा H2 बाहर निकाल देना, बाकी जो बचता है अपन को वो याद लग देना, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना। जैसे अपन ये हो गया सल्फ्यूरिक फ्यूरिक अम्ल, ये बेटा आयरन है, और ये अपन के आयरन सल्फेट भी बोल सकते हो और फेरस सल्फेट भी बोल सकते हो बेटा, ठीक है ना। आयरन सल्फेट, और ये अपन का हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब जैसे मैं एक दो उदाहरण और लेता हूं, जैसे HCl को वापस अपन करवाएं मैग्नीशियम के साथ में क्रिया, ठीक है। मैग्नीशियम भी क्या बेटा धातु है, तो 2HCl प्लस मैग्नीशियम, और ये हो जाएगा बेटा अपन के MgCl2, और अपन को बाहर निकाल देना बेटा इसमें से H2 गैस, ठीक है। तो ये हो गया अपन के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ये अपन के मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये आपको बताइए हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। और जैसे अपन और अभिक्रियाएं करें, एक दो प्रैक्टिस और करें, तो अपन जैसे H2SO4 को मैग्नीशियम के साथ में क्रिया करवा दो, H2SO4 की क्रिया अपन करवा रहे हैं बेटा मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम भी धातु ही है, H2SO4 भी क्या बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, और इसकी अपन के मैग्नीशियम के साथ में करवाई, मैग्नीशियम, तो अपन को क्या प्राप्त होगा बेटा इसमें, देखो पहले अपन H2 बाहर निकाल दो सीधा, ऐसे यदि आपको समझ में नहीं है ना तो सीधा आप इसमें से H2 बाहर निकाल दो बेटा, ठीक है। उसके बाद में क्या बचा है, H2 बाहर निकल कर एक तो SO4 बचा है, एक मैग्नीशियम बचा है, ठीक है। मैग्नीशियम को आगे लिख दिया क्योंकि ये धातु है, और पीछे लिख दिया बेटा SO4, ठीक है। तो ये अपन के प्राप्त हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। ये इस प्रकार से आपको अभिक्रिया करवानी, ठीक है। अब देखो जैसे HCl आ गया भाई, आपको H2SO4 करवा दी, HCl की करवा दी, हम तो और भी पढ़े थे ना अपन ने, एक तो HNO3 भी पढ़ा था, ठीक है, एक CH3COOH भी पढ़ा था, यानी नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल भी तो और है ना, उनकी प्रैक्टिस करते हैं अपन, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है बेटा, वो कंडीशनें कैसे है उसकी अपन को पता करना पड़ेगा किस प्रकार। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं, यदि क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपने अम्ल के साथ में धातु की क्रिया करवाई, आपको लवण प्राप्त हुआ और एक हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई जो ये है इसमें से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने कोई अपन के बर्तन लिया बेटा, उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए अपन ने, ठीक है, कोई भी बर्तन ले लिया अपन ने, एक रेंडमली एक बर्तन ले लिया, ठीक है, ये इस प्रकार का बर्तन ले लिया अपन ने, ठीक है, और इसके अंदर बेटा अपन ने डाल दिए जिंक के टुकड़े, कोई सी भी धातु की डाल सकते हो आप, जरूर नहीं कि जिंक के ही डालो, ठीक है। जिंक जैसे माना कि मैंने इसको मान लिया बेटा जिंक, ठीक है। अब इस जिंक में जब आप H2SO4 मिलाओगे बेटा इसके अंदर क्या डालोगे H2SO4, ठीक है, यानी H2SO4, ठीक है। तो क्या होगा, या आपको एक पानी की लेनी है बेटा, एक छोटा बर्तन लेना है, और इस बर्तन के अंदर आपको साबुन का घोल मिला देना है, ठीक है, और यहां से अपन के एक नली लगा देते हैं बेटा इसके अंदर, इस प्रकार ये नली लगा दी बेटा इसके अंदर अपन, ठीक है। कहने का मतलब है जो भी अपन के गैस इसमें से निकलेगी, इसमें से इसके अंदर से जो अपन के गैस निकलेगी, ठीक है,
वो कहाँ आएगी बेटा, इसके अंदर आएगी। और आपको पता है साबुन के अंदर से जब अपन गैस गुजारते हैं तो इस प्रकार के बुलबुले बाहर निकलते हैं बेटा, ठीक है, बुलबुले बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब जो ये बुलबुले हैं बेटा, इन बुलबुलों के पास में यदि अपन जलती हुई मोमबत्ती लेके जाए, ठीक है, क्या लेके जाए, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है, तो जैसे ही अपन के बुलबुला इसके संपर्क में आएगा, एकदम फट की आवाज आएगी, ठीक है ना। किसकी आवाज आएगी बेटा, फट फट, उसको बोला जाता है पॉप साउंड, ठीक है ना, यानी पॉप साउंड की आवाज आएगी, ठीक है। तो इस पॉप साउंड से अपन को पता चलता है कि इसमें से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, अपन के हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो मैं नीचे लिख रहा हूं बेटा, पहचान, क्या आपको पहचान किस प्रकार करोगे कि जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर फट फट, ठीक है, जिसको आप बोलोगे पॉप साउंड, पॉप साउंड। चलो इसको नीचे लिख देता हूं मैं, फट फट यानी कि पॉप साउंड, फट फट की आवाज आएगी, ठीक है ना बेटा। इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है बेटा इसके पहचान करने का तरीका, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में बेटा अपन आगे चलते हैं, ठीक है, आगे और भी अभिक्रिया करवाते हैं अपन। अब देखो बेटा, नेक्स्ट मैं नोट लगा के एक चीज लिखा रहा हूं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो HNO3 होता है ना, नाइट्रिक अम्ल, HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये नाइट्रिक अम्ल बेटा किससे क्रिया करके, धातु से, ठीक है, क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है बेटा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है HNO3, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता है, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन गैस से क्रिया करवा के लवण और जल मत बना देना, सॉरी, लवण और हाइड्रोजन गैस मत बना देना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के अटपटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो, अब इसका पूछ ले कारण क्या है, ठीक है। तो क्योंकि बेटा ये जो HNO3 है ना, ये वाला HNO3, ठीक है, इसकी एक प्रकृति होती है बेटा ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। क्योंकि इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, प्रकृति ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सी DIZING, ठीक है, सही, ऑक्सीडाइजिंग होती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग क्या है, ये आपको बेटा जो मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था, उस फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग क्या चीज है, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, इसका मतलब क्या होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जिसको नहीं आता है वो पिछली क्लासों में जाके देखे, ठीक है। फर्स्ट यूनिट के अंदर बता रखा ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रकृति क्या होती है, ठीक है। और जिसको आता है बेटा वो कमेंट बॉक्स में करे, ठीक है ना, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि भाई कौन कौन रेगुलर क्लासेस ले रहा है, कौन कौन अच्छी तरीके से वास्तव में सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई ये हाइड्रोजन गैस तो उत्पन्न करता ही नहीं, ठीक है। तो ये करता है क्या है भाई, हाइड्रोजन से यदि क्रिया करवाएं तो इसके साथ में क्या घटना होती है, ठीक है। तो देखो HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, इसकी क्रिया बेटा मैं कॉपर से करवा रहा हूं, ठीक है। जब कॉपर से करवाऊंगा तो अपन को प्राप्त होगा CuNO3 2, एक तो ये प्राप्त होगा, एक होगा बेटा अपन का 2NO2, ठीक है, और एक प्राप्त होगा 2H2, ठीक है। ये NO2 है ना बेटा, ये है बुरी गैस, ठीक है, और इसको संतुलित करने के लिए मैंने यहां लगा दिए 4, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है जब HNO3 यदि किसी धातु से क्रिया करेगा तो हमेशा बेटा लवण प्लस किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण करता है, ठीक है, ना कि हाइड्रोजन गैस का। तो इसका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है। एक नोट और लगा के बता रहा हूं बेटा मैं आपको कि एक अपन के था एसिटिक अम्ल, ठीक है ना, एसिटिक अम्ल भी लिखाया था मैंने,
CH3COOH, ठीक है, यानी कि एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक जो अम्ल है वो तो अपन के बेटा सिंपल सी बात है, वो तो अपन के हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है, लेकिन ये अपन के एक कमजोर अम्ल है। और जो आपको पता है कमजोर कमजोर जो अम्ल होता है वो तो फास्ट रिएक्शन कर ही नहीं पाता है, क्योंकि जो यदि कमजोर इंसान भी है तो वो भी अपन के तेज गति से थोड़ी चल पाता है, ठीक है। तो इसकी भी बेटा एक विशेषता है कि ये क्या है बेटा, एक तो कमजोर अम्ल है, ठीक है, कमजोर अम्ल है जिसको आप दुर्बल अम्ल भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक दूसरी चीज है बेटा कि ये अपन के जो प्रतिक्रिया है वो क्या करता है बेटा, धीरे धीरे करता है। तो इसको लिख देता हूं मैं, धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है, ठीक है ना, बिल्कुल इजी है बेटा, इसलिए मैंने ये चीज अलग लिखा है, वरना चाहता था मैं उसके साथ में भी आपका रिएक्शन ऐड कर देता। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, जो एसिटिक अम्ल है कमजोर अम्ल होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, धीरे धीरे होती है, हालांकि उत्पन्न हाइड्रोजन गैस ही करता है। एक HNO3 है जो नाइट्रिक अम्ल है, वो क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस की जगह क्या देगा अपन के, जल देगा, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन जैसे CH3COOH है, CH3COOH, इसकी क्रियाक्रमों में अपन के जिंक से, जिंक धातु है, ठीक है, तो अपन के प्राप्त होगा CH3COO2Zn। अब मैं इसको आगे भी लिख सकता हूं, पीछे लिख सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और क्या बचेगा बेटा, अपन के H2 गैस होगी। अब इसको मैंने संतुलित कर दिया, 2CH3COOH की क्रिया Zn से करवाएंगे तो बेटा इसमें से निकाल देना है अपन को H2। पीछे क्या बच्चा, CH3COO बच्चा है, CH3COO लिख दिया, 2 लिख दिया, और इधर कौन सी अपन के धातु है, इसको Zn लिख दिया, ठीक है। यदि जैसे अपन के और क्रिया करवाते हैं, चलो इसका लिख देता हूं मैं आपके, ये तो आपको पता है ना, नीचे लिख दिया मैंने ऑलरेडी, ठीक है ना, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है बेटा अपन के, जैसे एक और उदाहरण लेते हैं अपन, 2CH3COOH, इसकी क्रिया करवाएं अपन मैग्नीशियम से, ठीक है। तो वही अपन को पहला काम तो यही करना बेटा, इसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देनी, ठीक है। पीछे क्या बचा, CH3COO बचा, एक तो CH3COO, ठीक है, और एक बच जाएगा अपन के मैग्नीशियम, ठीक है। ये कुल मिला के ये होता है बेटा अम्ल की धातु के साथ में क्रिया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। तो आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट चलते हैं, क्षार की धातु के साथ में अभिक्रिया किस प्रकार होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, क्षार की धातु के साथ अपन को क्रिया करनी है, क्षार प्लस धातु, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। अब देखो क्षार कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है भाई, कौन कौन से क्षार है और कौन कौन से क्षार है, तो अपन की उन क्षारों की क्रिया किससे करवानी बेटा, अपन के धातु के साथ में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपन क्षार, जैसे अपन ने सबसे पहले ले लिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया करवा रहे हैं अपन जैसे Zn से, जिंक से क्रिया करवा रहे हैं बेटा, ये अपन ने 2 NaOH ले लिया और इसकी क्रिया करवा रहे हैं अपन जिंक से, तो अपन को प्राप्त होगा बेटा एक तो Na2 और एक क्या बेटा अपन के ऑक्सीजन है और एक Zn है, ठीक है। तो Na2 और ZnO2, एक तो ये रहेगा और एक अपन के H2, ठीक है ना। तो देखो ये तो अपन के सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको तो आप जानते ही हो बेटा, जिंक है, और Na2ZnO2 को बोला जाता है बेटा सोडियम जिंकेट, ठीक है ना, इसको बोला जाता है अपन के सोडियम जिंकेट। ये मैंने लिखाया भी था बेटा अपन के लवण के जब सामान्य अपन के गुणधर्म बताए थे, ठीक है, उसमें लिखा था मैंने ये क्या होता है अपन के सोडियम जिंकेट है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को आप जानते ही हो। एक जैसे उदाहरण और करते हैं बेटा, यदि अपन ले ले एल्यूमिनियम और इसकी क्रिया करवाई अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड से, 2NaOH प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये ले लिया अपन ने एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के साथ में बेटा इसमें जल मिलाना पड़ेगा आपको, ये थोड़ी अलग अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसमें से अपन को प्राप्त होगा एक तो बेटा देखो हाइड्रोजन प्राप्त होगा 3H2, ये संतुलित बाद में कर लिया करो, सिर्फ इतना ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, और एक इसमें से लवण बन रहा है अपन के, वो रहेगा NaAlO2,
ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए मैंने सामने 2 लगा दिए। इसको बोला जाता है बेटा सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बोला जाता है, ठीक है ना। इसका आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज बता दो आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। जितने भी अपन के सार है वो बेटा सारे के सारे सार अपन के धातुओं से क्रिया नहीं करते हैं। कुछ एक सार ये जो अपन के धातुओं से क्रिया करते हैं, ठीक है ना। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कोई सा भी सार उठा के डाल दिया और आप उसके साथ में क्रिया करवा रहे हो, नहीं, ठीक है। कुछ सार है जैसे अपन के ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो अपन के धातुओं से क्रिया करवा रहा है, ठीक है। और जरूरी नहीं कि बेटा सारी की सारी धातुएं अपन के किसी सार से क्रिया करे। अब वो कौन कौन सी धातुएं होती है जिनको बोला जाता है बेटा एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक जितने भी धातु है ना वो सारी की सारी अपन के किससे क्रिया करती है बेटा, अपन के सार से क्रिया करती है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक वो चीज है बेटा, मतलब ऐसी धातुएं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ में जो क्रिया कर लेती है, वो जो धातुएं होती है उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक धातु, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है, जैसे अपन के एक तो जिंक है, एक एल्यूमिनियम है, एक लेड है, एक टिन है। ये 3-4 ऐसी धातुएं हैं जिसको बोला जाता है बेटा एम्फोटेरिक, यानी ये अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेती है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना बेटा, प्रत्येक सार धातु सार से क्रिया नहीं करती है, ठीक है ना। तो इसका मैं लिख रहा हूं बेटा, यहां लिख रहा हूं, प्रत्येक सार धातु से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना बेटा। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि आपको ऐसे भी उठा के डाल दिया कि हाँ सार है तो लवण और अपन के हाइड्रोजन गैस बनने वाले अपन ने चिपका दिया, नहीं होने वाला इस चीज का, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना इस चीज का विशेष तौर से। एक चीज दूसरा जो मैंने अपन के बोला है, जो सिर्फ एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक धातुएं, ठीक है, धातु ही क्रिया करती है, ठीक है ना। बाकी धातुएं क्रिया नहीं करती है बेटा, क्रिया करती है। अब जैसे अपन एम्फोटेरिक की बात करें तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया कि जो अम्ल व सार दोनों से क्रिया करे, अम्ल व सार दोनों से क्रिया करने वाली धातुएं वो होती है बेटा एम्फोटेरिक। अब वो धातुएं भी मैं लिखा रहा हूं, एक तो जैसे बेटा जिंक है, एक एल्यूमिनियम है, एक लेड है यानी सीसा, और एक है बेटा एसएन यानी टिन, ठीक है ना। तो इसको तो आप जानते ही हो, जिंक ये अपन के एल्यूमिनियम, मीनियम ये अपन के लेड है यानी सीसा, चलो लेड ही लिख देते हैं इसका, लेड। और ये है बेटा टिन, ठीक है ना। और एक चीज और बता दो बेटा, कुछ ऐसी धातुएं जो अम्ल से भी क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो कैसे, कौन कौन सी धातुएं हैं, देखो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, क्लाउड के अंदर बंद कर रहा हूं। एक तो देखो बेटा कॉपर, ठीक है, एक अपन के एजी और एक बेटा एयू। ये जो 3 धातुएं हैं यानी कॉपर यानी तांबा, एजी यानी सिल्वर यानी चांदी, और एयू यानी सोना। तांबा, चांदी और सोना तीनों के तीनों बेटा अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मैं लिख रहा हूं, अम्ल से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं आप अम्ल से क्रिया करवा रहे हो उसमें चिपका दिया आपने इसके अंदर, ठीक है ना। तो कुछ रेयर केस में अपन के जैसे कॉपर है, जैसे कॉपर क्रिया तो करता है लेकिन वो जो अपन के स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है जैसे HCl के साथ में क्रिया करता है, ठीक है, या फिर आप H2SO4 के साथ में क्रिया कर लेगा, HNO3 और इस CH3COOH के साथ में क्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इन 2 धातुओं का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना बेटा, एक तो Ag और दूसरा Au, ठीक है। ये 2 धातुएं वो जो किसी अम्ल से क्रिया नहीं करेगी, ठीक है। तो ये होता है बेटा अपन के अम्ल व सार की धातु से क्रिया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं आगे, ठीक है। इससे पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। अब नंबर 2 है बेटा, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ में क्रिया करवानी। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट की किसके साथ में क्रिया करवानी बेटा, अम्ल के साथ में क्रिया करवानी। अब धातु कार्बोनेट क्या चीज होती है,
और धातु हाइड्रोकार्बोनेट क्या चीज होती है। यदि कोई भी अपन के धातु के साथ में कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है बेटा CO3, ठीक है, कोई भी अपन के धातु, ठीक है, अब धातु कोई से भी ले लो, चाहे सोडियम ले लो, चाहे एल्यूमिनियम ले लो, चाहे पोटेशियम ले लो, चाहे जिंक ले लो, चाहे कोई सी भी धातु ले लो, और उस धातु के साथ में यदि अपन के कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, ठीक है, यानी CO3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा धातु कार्बोनेट, ठीक है। और एक होता है बेटा धातु हाइड्रोकार्बोनेट। हाइड्रोकार्बोनेट का मतलब है बीच में यदि कहीं पर हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे धातु हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है ना। तो इसका आपको ध्यान रखना है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोकार्बोनेट क्या चीज होती है। अब देखो धातु कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट की जब अम्ल से क्रिया होती है तो किस चीज का निर्माण होता है। तो सबसे पहले मैं एक चीज लिखाता हूं बेटा, जो धातु कार्बोनेट है, इस धातु कार्बोनेट की यदि अपन अम्ल के साथ में क्रिया करवाएं, ठीक है, तो अपन को प्राप्त होगा एक तो बेटा लवण, ठीक है, एक होता बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और एक प्राप्त होगा बेटा अपन को जल। इन तीनों चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा है बेटा अपन के जो धातु हाइड्रोकार्बोनेट है, हाइड्रोकार्बोनेट, ठीक है, इसकी जब आप अम्ल से क्रिया कराओगे तो सेम ही चीज बनने वाली बेटा, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको सूत्र याद रखना बेटा, ध्यान रखना आप जो मैं हिंदी में लिखा रहा हूं, ऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। देखो धातु कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। धातु हाइड्रोकार्बोनेट जब क्रिया करेगा अम्ल से तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाएगा अपन के जल, ठीक है। जैसे अपन बेटा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं अपन जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, और Na2CO3 है, ठीक है। अब बेटा जैसे अपन के इसकी क्रिया करवाते हैं अपन किसी अम्ल के साथ में, ये क्रिया करवा दी बेटा मैंने HCl, 2HCl इसको संतुलित करने के लिए लिखा बेटा मैंने, ठीक है ना। तो अपन के एक तो प्राप्त होगा बेटा लवण, लवण में देखो एक तो Na है, एक Cl है, यानी कि क्या बन जाएगा अपन के NaCl बन जाएगा, ठीक है, ये कर दिया अपन ने 2NaCl। एक बनेगा अपन के, मैंने बोला था H2O, और एक बनेगा बेटा अपन के CO2, ठीक है ना। तो ये अपन के H2O क्या बेटा गैस है, ये लिक्विड है, और ये अपन के क्या हो जाएगा एक्वा रूप प्राप्त होगा, यानी जलीय विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। ये अम्ल है तो आपको पता ही है ये एक्वा रूप है, और Na2CO3 क्या होता है बेटा सॉलिड रूप होता है, ठोस रूप, ये ठोस है और ये एक्वा रूप है, ठीक है। इसको बोला जाता है बेटा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सोडियम क्लोराइड आप इसको जानते हो, सोडियम क्लोराइड जो एक लवण है, ठीक है, ये H2O है और ये CO2 बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गई सोडियम कार्बोनेट, यानी कि धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया, धातु सोडियम है, कार्बोनेट पीछे CO3 जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं अपन सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की, ठीक है, इसी का ही दूसरा रूप ले लेते हैं अपन NaHCO3, ठीक है। इसकी क्रिया करवाते हैं अपन बेटा वही HCl के साथ में, सेम अभिक्रिया करवाई ताकि कंफ्यूज ना हो। इससे बनेगा बेटा अपन के वही NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये चीजें बनेगी सेम की सेम पूरी की पूरी। NaCl हो जाएगा बेटा एक्वा रूप, ये लिक्विड रूप है, और ये अपन के गैस रूप है, ठीक है। इसमें भी HCl एक्वा रूप है बेटा, और NaHCO3 ये अपन के सॉलिड रूप है, ठीक है। कहने का मतलब है चाहे धातु कार्बोनेट हो चाहे धातु हाइड्रोकार्बोनेट हो, इस हाइड्रोकार्बोनेट को बेटा बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है कई बार, ठीक है ना। कई जगह ये भी लिखा हुआ था जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बाई और हाइड्रो एक ही चीज है, ठीक है ना, तो अपन को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है बेटा, ये जो अपन के धातु कार्बोनेट और जो धातु हाइड्रोकार्बोनेट है, ठीक है, जब इनकी क्रिया होती है तो ये अपन के कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यदि अपन चूने के पानी में,
चूने का पानी होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जो अपन ने पिछले फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था चूने का पानी। ठीक है, उस चूने के पानी में यदि अपन प्रवाहित करेंगे तो अपन को एक अवक्षेप प्राप्त होगा। वो अवक्षेप कौन सा होगा? तो इसके लिए पहले मैं लिखता हूं बेटा एक चीज कि प्राप्त CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर होता है क्या बेटा? और बिना बुझा चूना क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको बोला जाता है बेटा बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। और चूने का पानी है तो CaO के अंदर अपन ने क्या मिला दिया? जल मिला दिया, CaO प्लस H2O, तो निर्माण होता है बेटा CaOH2। ये है बेटा चूने का पानी। ठीक है, तो इसको मैंने यहां लिख दिया, आप भूलो नहीं। अब CaOH2 के अंदर वो CO2 गैस प्रोवाइड करनी है बेटा, CaOH2 इसके अंदर बेटा प्रोवाइड करनी है अपन के CO2। जब CO2 प्रोवाइड करेंगे तो अपन को प्राप्त होगा बेटा CaCO3। ये सफेद अवशेष प्राप्त होगा बेटा अपन को, सफेद अवशेष। ठीक है, और एक प्राप्त होगा बेटा अपन को जल, CaCO3, और दूसरा क्या रहेगा अपन का जल। और यदि अपन इसके अंदर और CO2 अधिक मात्रा में प्रवाहित करें, ठीक है, वो लिखता हूं बेटा मैं, और अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर, ठीक है, करने पर क्या होगा बेटा? जो CaCO3 और H2O है, CaCO3 प्लस H2O, और इसके साथ में अपन क्या कर रहे हैं बेटा? और CO2 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को प्राप्त होगा कैल्शियम और HCO3, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट अपन को प्राप्त हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको संतुलित करने के लिए मैंने 2 लिखा है यहाँ। ठीक है, HCO3 यानी कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट अपन को प्राप्त होता है, जो जल के अंदर विलयशील होता है बेटा। इसका नीचे लिख रहा हूं मैं साइड में, जल में विलयशील। ठीक है, और यह है बेटा कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं जो और इंपॉर्टेंट है। ये जो CaCO3 है ना बेटा, इसके अलग अलग नाम है। ठीक है, वो अलग अलग नाम क्या है, चलो अपन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसके और अन्य अन्य नाम कौन कौन से। अब देखो, जैसे चलो अपन एक काम करते हैं बेटा, पहले 1-2 और उदाहरण लिख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन नीचे इसके उदाहरण लिख लेंगे, तो अपन के जो एग्जाम्पल लिख लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे मैं और लेता हूँ धातु कार्बोनेट का, तो ले लिया बेटा अपन के कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम धातु है, ये कार्बोनेट जुड़ा हुआ है, और इसकी क्रिया करवा रहा हूं मैं यदि अपन के HCl से, 2HCl से। ठीक है, तो अपन को प्राप्त होगा एक तो बेटा CaCl2, एक होगा H2O, और एक होता है बेटा CO2। ठीक है ना, ये अपन के कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम क्लोराइड, इसको लिख देता हूं मैं कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, इसकी क्रिया बेटा HCl से करवाई मैंने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो अपन को लवण और जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब एक जैसे और ले लेते अपन इसका पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट KHCO3 प्लस HCl। देखो, ये मैंने एक चीज ना आपने गौर किया होगा, यदि कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करवा रहे, यदि धातु कार्बोनेट से यदि अपन क्रिया करवा रहे, तो जो अम्ल के ना बेटा 2 अणु ले रहे हैं, अम्ल के 2 अणु, जैसे HCl है उसके 2 ले रहा हूं मैं, और जैसे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट की बात आती है वहां अपन 1 ही ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अपन को थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है, ताकि अपन को वापस संतुलित करने के झंझट में नहीं पड़े अपन। ठीक है ना, तो KHCO3 है, तो एक तो बन जाएगा बेटा इससे KCl, एक बन जाएगा अपन के H2O, और एक बन जाएगा बेटा अपन के CO2। KCl को बोलते हैं बेटा पोटेशियम क्लोराइड।
पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है ना, इसलिए आपको इन सूत्रों को विशेष तौर से याद रखना बेटा। सूत्र याद रह जाएंगे ना तो आप उसके अंदर अम्ल और कोई भी धातु कार्बोनेट वगैरह रख के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने एक कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया था, इसके बारे में इस CaCO3 का बेटा कई बार छोटा क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए मैं इसको नोट लगा के लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन आता है कई बार भाई कैल्शियम कार्बोनेट के मतलब किस किन नामों से जाना जाता है। एक तो बेटा इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपको पता ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक बेटा इसको बोला जाता है अपन के चूना पत्थर। क्या बोला जाता है? चूना पत्थर, यानी लाइम स्टोन। लाइम स्टोन। ठीक है, और एक बोला जाता है इसको खडिया। खड्डी होती है ना, खड्डी, उसका भी यही सूत्र है, जिसको आप चौक बोल सकते हो, चौक। ठीक है, और एक होता है बेटा संगमरमर, यहां लिख रहा हूं मैं नीचे, संगमरमर यानी मार्बल। ठीक है ना, ये जो मार्बल है ना बेटा, ठीक है, उसका भी सूत्र यही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, खडिया और संगमरमर, इन सब का सूत्र एक ही है, CaCO3। तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो ये हो गए बेटा अपन के रासायनिक कुछ गुण और बाकी वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। क्लास यदि आएगी तो आपको फिक्स 7 बजे क्लास आएगी। 7 बजे क्लास नहीं आ रही, इसका मतलब वो नेक्स्ट डे क्लास आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।